रोटेशन वाले चैप्टर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक की पढ़ाई कर चुके हैं। तो यहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक हम लोग पूरा डिटेल में बात किए हैं, है ना। जेई लेवल तक पूरा बात किए जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। होता क्या है कि अब इसके बाद भी रोटेशन में बहुत सारी बातें, बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है। रोटेशन एक बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ के बात करते हैं, है ना। अभी तक का जो रोटेशन की बात थी वो हो गई, वो पहला हिस्सा है। अगला जो हिस्सा है बचा हुआ पोर्शन, वो हम लोग जब बच्चे 12th में आते हैं तो वहाँ पढ़ाते हैं उन बच्चों को, है ना। जो 11th के बच्चे हैं उनको यहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक तो डिटेल में सारी बातें जेई लेवल तक कर ली गई हैं रोटेशन में। बाकी अभी रोटेशन ख़त्म नहीं करेंगे, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब यहाँ से लेके स्कूल लेवल में आपके जितना रोटेशन के बारे में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। इनफैक्ट जितना स्कूल में पूछा जाता है या स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन अगेन ये बात भी जानते रहिए कि वहीं पे बातें ख़त्म नहीं होती रोटेशन में। अभी जो अब आज के बाद से हम लोग बात करने जा रहे हैं वो जेई लेवल तक की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्कूल में जितना बात होती है स्कूल को कंसिडर करते हुए डिस्कस कर रहे हैं। बाकी का जो पार्ट है इससे आगे का उसको और हायर मतलब जेई लेवल तक बात कब करेंगे हम लोग, जब आप लोग 12th में होंगे उस समय बात किया जाएगा, है ना। होता ये है कि 12th में जब बच्चों को ये चीज़ रोटेशन फिर से जब एक बार पढ़ाया जाता है तो उसमें यहाँ तक का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक की बात नहीं की जाती है। वो बोलते हैं कि ये 11th में पढ़ाया गया था, आगे बात कर रहे हो, है ना। उसके आगे की जो चीज़ें हैं एंगुलर मोमेंटम वगैरह है, ये सब के बारे में और बहुत सारी चीज़ें, तो वो जेई लेवल तक वहाँ जाके डिस्कस कराया जाता है ना। बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो 11th वाले बच्चों के लिए आज से शुरू हो रहा है स्कूल लेवल पर रोटेशन का बाकी का पढ़ाई, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे से। चलिए अच्छा, तो शुरू करते हैं हम लोग अभी तक बात किए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता किया जाता है ना। अब हम लोग थोड़ा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ये सब बातें करने जा रहे हैं। जैसे F इक्वल टू एम ए होता था न्यूटन सेकेंड लॉ, उस तरह का लॉ यहाँ पर भी है। उसमें F की जगह पे टॉर्क आ गया, फोर्स की जगह पे टॉर्क आ गया, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया और लीनियर एक्सेलरेशन A की जगह पे अब यहाँ पर अल्फा आ गया, है ना। तो एक बार आपको बताएं कि लीनियर मोशन में जो न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ते थे उसमें यहाँ ऐसे हम लोग बात करते थे ना, F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। इसी को आगे चल के F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू ए लिख दिए थे। अगर थोड़ा याद हो न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में ऐसे बात हुई थी। ये सेकेंड लॉ था, इसी को फिर मास इंटू एक्सीलरेशन लिखे थे। और अगर मास कांस्टेंट है ऐसा बोले थे, मास को बाहर लिए थे, फिर d/dt ऑफ v हो गया जो कि एक्सीलरेशन है। तो ये चीज़ आ गया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, रोटेशन में भी है। जैसे वहाँ लीनियर मोमेंटम होता था, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको कि L से डिनोट करते हैं, है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो अब जैसे कि लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी लिख देते थे, वैसे ही अगर कोई चीज़ रोटेशन में है, प्योर रोटेशन कर रही है और ओमेगा से घूम रही है और एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा उसका I इंटू ओमेगा। जैसे वहाँ पे क्या होता था m इंटू वी, तो m की जगह पे I आ गया, v की जगह पे ओमेगा आ गया। तो प्योर रोटेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट लिखना हो तो I ओमेगा लिखा जाता है। चलिए अच्छा, तो जैसे अभी बात हो रही थी एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कैसे लिख रहे हैं, रोटेशन में कैसे बात होगी। जैसे यहाँ F था तो यहाँ टॉर्क आ गया, नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू वहाँ d/dt ऑफ मोमेंटम और यहाँ d/dt ऑफ एंगुलर मोमेंटम dL/dt, वहाँ dp/dt, यहाँ dL/dt, है ना, उसी के जैसा एकदम। उसी तरह से नेट एक्सटर्नल फोर्स m इंटू ए लिखते थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। जैसे m इंटू ए था वैसे ही I इंटू अल्फा होगा, है ना।
तो बेसिकली अभी से हम लोग ये दोनों चीज़ों के ऊपर पढ़ाई करने जा रहे हैं, ये कैसे फॉर्मूला ये सब यूज़ करते हैं, ये सब बात करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा और नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस पर बात करेंगे। चलिए तो पहले इससे शुरू करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कैसे यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले ये होगा, जैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे जब हम लोग, तो कहते हैं ना इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन पहले करते थे जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो और तब F इक्वल टू ma वाले क्वेश्चन। हाँ, अगर F इक्वल टू ma में ही एक्सेलरेशन a को 0 पुट करते हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ, जिसको इक्विलिब्रियम कहते थे। वैसे ही अब यहाँ पर पहले अल्फा 0 वाले क्वेश्चंस करेंगे, हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस। फिर उसके बाद टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा जिसमें अल्फा नॉन जीरो हो, उसकी बात करेंगे। तो पहले हेडिंग डालिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या करना होगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए, है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो जैसे वहां नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 करते थे, वैसे अब यहाँ पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 करेंगे। कैसे करते हैं इसको, तो बॉडी पर लगने वाले सारे टॉर्क लिखे जाएंगे, उनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। अब जैसे कि टॉर्क तो एक्सियल क्वांटिटी है, एक्सिस के अलोंग वाला क्वांटिटी है, और एक्सिस में तो 2 ही डायरेक्शन होते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर एक्सिस ऐसा है, एक्सिस तो एक लाइन है ना, एक लाइन में तो 2 ही डायरेक्शन होते हैं, आगे और पीछे, है कि नहीं। तो अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसे बात करें कि टॉर्क का डायरेक्शन, शुरू में बात हुई थी, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। टॉर्क होता है r क्रॉस f, तो r वेक्टर होता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ना, जिस पॉइंट से फोर्स लगाया जा रहा है। तो r वेक्टर और क्रॉस f, तो राइट हैंड रूल से क्रॉस प्रोडक्ट करके r क्रॉस f का डायरेक्शन निकालते थे। और किसी लाइन के अबाउट या एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना हो तो उस लाइन पर पहले कोई पॉइंट लेते थे, उस पॉइंट को ओरिजिन लेते हुए पहले r क्रॉस f कर लेते थे, जो आया उसका गिवन लाइन की तरफ कंपोनेंट तोड़ते थे। ये सब बात हो चुकी है ना पहले, टॉर्क का डायरेक्शन। तो अब मान लो 2-3 टॉर्क हैं बॉडी के ऊपर, है ना, और उनमें से एक टॉर्क जो है उसका डायरेक्शन है एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ, दूसरा टॉर्क है वो नीचे की तरफ है। मान लो 2 ही टॉर्क लग रहे हैं बॉडी पर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो नेट टॉर्क 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जितना टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड और नीचे की तरफ जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तभी ना कैंसिल आउट होगा। बस यही करना होता है और कुछ नहीं। कितने टॉर्क लग रहे हैं बॉडी पर देखिए, है ना, और उसके बाद नेट टॉर्क को 0 करना है। अच्छा, इसी को हम लोग कभी कभी ऐसे भी बोलेंगे कि क्लॉकवाइज सेंस में कितना टॉर्क लग रहा है ना। क्लॉकवाइज अच्छा कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, एक सेंस होता है। डायरेक्शन तो आगे और पीछे है, जैसे एक्सिस में आगे की तरफ या पीछे की तरफ, है ना, वो होता है डायरेक्शन। लेकिन क्लॉकवाइज एक सेंस भी, ऐसे भी तो समझते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस में इतना टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी उतना ही टॉर्क होना चाहिए ताकि नेट टॉर्क 0 हो जाए, है ना। ये भी एक तरीका है वही सेम बात को कहने का। चलिए अच्छा देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहले हम देखो बता रहे, मान लीजिए कि ये कोई रॉड है ना, एक रॉड है और उसको हैंग कर दिए, यहां से हैंग कर दे रहे, 2 धागे से हैंग कर दिए, ठीक है। रॉड का मास है कैपिटल M, तो टॉर्क वगैरह लिखना है किसी पॉइंट के अबाउट, तो कैसे लिखे। अब जैसे कि यहां से हैंग किए, कोई पूछे दोनों धागे में टेंशन कितना होगा, धागा से हैंग किए ना रॉड को, तो धागे में टेंशन कितना होगा, तो कैसे पता करेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं कि कोई एक पॉइंट चूज किया जाए, कहीं एक ओरिजिन लिया जाए जहाँ से टॉर्क लिखेंगे हम, है ना। तो कोई पॉइंट चूज करें, कोई कहते हैं हम यहाँ के अबाउट लिख सकते हैं, यहाँ के अबाउट, यहाँ कहीं के अबाउट भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे फोर्सेस हैं, टेंशन फोर्स, एक ये और एक ये, ऐसे खींच रहा होगा ना दोनों टेंशन रॉड को। मान लो ये T1 टेंशन है, ये T2 है, T1 और T2 का वैल्यू पता करना है। तो देखो इस एंड के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखें तो T1 वाला फोर्स का टॉर्क
नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। अगर इसी पॉइंट को O ले लें, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, तो T1 का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? क्योंकि T1 वाला जो फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रहा है, तो उस लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से दूरी 0 है। सही बात है। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन का यहाँ से दूरी ही 0 हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग टॉर्क 0 हो जाएगा। तो T1 के करस्पॉन्डिंग कोई टॉर्क नहीं है। यहाँ इसका जो रॉड का पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, वो हम लोग सेंटर से बनाते हैं, तो यहाँ से बना देंगे। mg का टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट। मान लो इसी पॉइंट को O ले रहे हैं, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, तो इसका कोई टॉर्क नहीं, mg का टॉर्क है और T2 का टॉर्क है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन का कुछ कुछ डिस्टेंस है यहाँ से ना। mg का लाइन ऑफ एक्शन का यहाँ से ये डिस्टेंस है, T2 का लाइन ऑफ एक्शन का यहाँ से इतना डिस्टेंस, तो दोनों का टॉर्क आएगा। और देखो एक और चीज, दोनों ऑपोजिट सेंस में भी है। mg वाला जो टॉर्क है वो इस पॉइंट के अबाउट अगर देखें तो ऐसे घुमा रहा है, इधर खींच रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, और T2 वाला जो टॉर्क है वो उल्टा ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस में जितना टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। इसके लिए इक्वेशन मिल गई, और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो T2 मिल जाएगा। एक बार हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन, ये सब हटा देते हैं। रॉड का लेंथ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम कुछ L मान ले रहे हैं कि पूरा रॉड का लेंथ है L। तो ये तो बीच से लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया L/2। तो mg का टॉर्क हो गया फोर्स इंटू लाइन ऑफ एक्शन का दूरी ना, तो mg इंटू L/2 mg का टॉर्क हुआ। क्लॉकवाइज सेंस में इतना हो गया टॉर्क, mg इंटू L/2। और हम बराबर करने जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना टॉर्क है। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होगा तभी कैंसिल होगा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया T2 का, और ये दूरी है L, तो T2 इंटू L, T2 इंटू L ये हो गया। तो यहाँ से T2 मिल गया, कितना हुआ mg/2। ये आंसर हो गया। T1 भी बताना था, तो अब तो T1 सीधा बोल सकते हैं हम, डायरेक्ट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रॉड को अगर बांध के यहाँ से हैंग किए हैं तो कहीं भागेगा थोड़ी ना, तो नेट फोर्स भी तो 0 होना चाहिए। तो T1 प्लस T2 दोनों मिला के mg के बराबर भी तो होना चाहिए। अगर T2 mg/2 है तो इसका मतलब ये हुआ T1 भी mg/2 ही होगा, तो उसके लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंस T1 प्लस T2 इज mg, T2 निकाल चुके हैं तो T1 भी मिल गया इसका मतलब। तो ये आंसर हो गया। तो बड़ा सिंपल होता है, क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क लिखिए, इक्वेट करिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क हो गया, आंसर हो गया। किसके लिए ये? अगर इक्विलिब्रियम है तो ऐसा करेंगे, है ना। नेट टॉर्क 0 क्यों करें? इक्विलिब्रियम के लिए। तो देखो अब दोनों तरफ से बांध के हैंग कर दिया तो अपने मन से थोड़ी घूमेगा, घूमेगा तो है नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो है ही, तो नेट टॉर्क 0 लिख सकते हैं। इसलिए क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क को बराबर कर दिया। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये रॉड है, इसको छत से हैंग कर दिए धागे से, ये 2 धागे हैं, ठीक है। इस रॉड का मास है कैपिटल M, और यहां पर एक पार्टिकल या कोई छोटा सा ब्लॉक चिपका दिए जिसका मास है स्मॉल m। यहां से L/4 दूरी पे, L/4 दूरी पे, ठीक है। मास m, लेंथ L है, पूरे रॉड का लेंथ, और यहां से L/4 दूरी पे एक पॉइंट मास यहां पर स्टिक कर दिए, है ना। अब दोनों धागों में टेंशन कितना होगा ये क्वेश्चन है। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, दोनों धागे में टेंशन बताना है। तो पहले मान लेते हैं कुछ, मान लेते हैं इस वाले में है T1, इस वाले में है T2, T1 और T2 टेंशन हो गया। T1 T2 का वैल्यू पता करना है। तो टॉर्क, अच्छा ये बांध के लटकाए हैं दोनों तरफ से,
तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों एक तरह का इक्विलिब्रियम है। कहीं भागेगा भी नहीं ये सिस्टम और घूमेगा भी नहीं, इसलिए दोनों तरह का इक्विलिब्रियम है। तो चलिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऊपर की तरफ T1 प्लस T2 नेट फोर्स है, नीचे की तरफ कैपिटल mg स्मॉल mg, तो बैलेंस कर दिया जाए। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू m प्लस mg लिख दें एक साथ, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, है ना, ये हो गया। चलिए अब टॉर्क लिखा जाए, तो किस पॉइंट के अबाउट, अच्छा हमने इस पॉइंट के अबाउट लिखा था पिछली बार। कोई कहे सर इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो भी आंसर आना चाहिए, आएगा, बिल्कुल आएगा। इस पॉइंट के अबाउट लिखोगे तो भी आएगा, इस पॉइंट के अबाउट लिखोगे, कहीं के अबाउट भी लिखो, इक्वेशन तो बनेगी ना। देखो दो ही अननोन है T1 और T2, एक इक्वेशन है हमारे पास, एक और इक्वेशन चाहिए। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकाल के 0 से इक्वेट किए, या ऐसे बोले किसी भी पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में जितना टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उतना ही लिख के बराबर करके एक इक्वेशन बन गई। तो दो ही इक्वेशन चाहिए थी, एक है, एक और बना देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस पॉइंट के अबाउट अब करने, इसको वो ले रहे हैं, यहाँ के अबाउट टॉर्क लिखना चाहते हैं। इसका टॉर्क 0 हो गया, नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये यहीं से पास कर रहा है। कैपिटल mg का टॉर्क, स्मॉल mg का टॉर्क लिखना पड़ेगा, और T1 का टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो नेट टॉर्क 0 होने के लिए देखो, अब T1 का टॉर्क कैसे घुमा रहा है, T1 ऐसे खींच रहा है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट अगर देखें तो इधर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, क्लॉकवाइज सेंस में। ये mg इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों मिलके एंटी क्लॉकवाइज में जितना टॉर्क है इक्वल टू इसका क्लॉकवाइज सेंस में जितना टॉर्क है, बराबर कर देंगे। तो ये लेंथ L दिया है, तो T1 इंटू यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये लाइन ऑफ एक्शन है ना T1 का, तो यहाँ पॉइंट से दूरी L हो गया। तो T1 इंटू L इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क, ये और ये दोनों मिला के, तो कैपिटल mg इंटू ये डिस्टेंस मतलब L/2 प्लस स्मॉल mg इंटू ये डिस्टेंस, ये है ना लाइन ऑफ एक्शन इसका, और ये दूरी L/4, स्मॉल mg इंटू L/4 है ना। तो सब में से L हटा लेंगे तो T1 आ गया, कितना, m/2 प्लस m/4 g, है ना, g बाहर ले लिए दोनों में से, L सब में से हटा लिए, तो m/2 प्लस m/4 g, ये हो गया T1। T2 भी पता करना था तो अब इसमें पुट कर देते हैं, T1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो m/2 प्लस m/4 g यहाँ पुट कर दिए, प्लस T2 इज इक्वल टू m प्लस mg। तो यहाँ से T2 आ गया, यहाँ से आ गया m माइनस m/2 मतलब m/2 प्लस m माइनस m/4 इज 3m/4 जी, ये आ गया T2। तो इस तरीके से T1 और T2 पता कर सकते हैं, है ना, आसान है। चलिए और करते हैं। देखिए ये एक रॉड है, इसको यहां से हिंज कर दिए, इसके अबाउट ये घूम सकता है ना। इस रॉड का मास है m, लेंथ है l, यहां इधर दीवार है, यहां से हिंज किए, इसके अबाउट ये रॉड ऐसे घूम सकता है, ये दीवार है, ठीक है। अब यहां से एक धागा लेके और ऐसे बांध दिए, रॉड के दूसरे एंड पे बांध दिए इस धागे को, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बांध दिए तो अब रुक गया, यहां इस धागे को काट देंगे तो गिर जाएगा, है ना। धागे से बांध दिए, रुका हुआ है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, अब इसका मास तो दिया है और ये एंगल भी दिया हुआ है,
ये एंगल है 37 डिग्रीज। चलिए, अब पूछा गया इसमें कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो कैसे कर रहे हैं, कुछ टी मान लिए, इसका टेंशन टी मान लिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिख के 0 से इक्वेट करें या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर करें। कौन से पॉइंट के अबाउट किया जाए ये काम, मतलब ओ कहाँ पर लिया जाए। तो कोई कहे किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, हर पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम है तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि इस पॉइंट से देखने पर नहीं घूम रहा है और इस पॉइंट से देखेंगे तो घूम जाएगा, नहीं, हर पॉइंट से देखने पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो कहीं से भी किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, कोई हिंज्ड बॉडी है ना तो इसके अबाउट लिखना चाहिए। देखो क्यों ऐसे कह रहे हैं, ये टेंशन टी पता करना है हम लोगों को, अननोन है। हिंज ने इस रॉड पर कितना फोर्स लगा रखा है वो भी तो अननोन है, हिंज भी तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो एक और अननोन है, वो पूछा भी नहीं है। पूछा तो है कि ये वाला टेंशन कितना है बताइए, तो हम बिना मतलब एक और अननोन इंट्रोड्यूस करें उसका कोई फायदा नहीं है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर लिखते टॉर्क, तो इस हिंज ने जो फोर्स लगाया है रॉड पर यहाँ से, उसका भी टॉर्क लिखना पड़ता, और वो फोर्स एक और अननोन आ गया हमारे, हमको एक और इक्वेशन चाहिए होगी फिर। तो आसान किया जाए, मुश्किल क्यों किया जाए काम, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ हिंज जो इस पर फोर्स लगा रहा है, इस एंड पर जो हिंज ने फोर्स लगाया है, वो फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस फोर्स का टॉर्क तो 0 है इसी पॉइंट के अबाउट। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रहा है, तो इसी पॉइंट के अबाउट अगर लिखेंगे तो उस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होगा, तो वो नहीं लिखना पड़ेगा। तो बस एक ही टॉर्क लिखेंगे इसका और mg का टॉर्क, आंसर आ जाएगा। इसलिए तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चालाकी किया जाता है कि जो चीज़ पूछा भी नहीं है तो ऐसा किया, ऐसी जगह से उसी जगह से लिख दे ताकि उसकी ज़रूरत भी ना पड़े, है ना, इक्वेशन में। चलिए अच्छा, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने जा रहे हैं, mg बना दे, ऐसे होगा बीच से। mg का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला जो टॉर्क है इस एंड को ऐसे खींच रहे हैं, तो एक तरह से रॉड को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये टेंशन एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। इसका टॉर्क लिखेंगे, mg का टॉर्क लिखेंगे, बराबर करेंगे। चलिए, तो इसका टॉर्क t इंटू, अब ये t का लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको, ये चीज़ चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तब ना टॉर्क होगा। ये t इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कैसे मिलेगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 37 है, ये L है, तो ये होगा L sin 37। तो जो D लिखा है डायग्राम में, दैट इज L sin 37, दैट इज L इंटू 3/5, ये हो गया D। अब T इंटू D एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क हो गया, T इंटू D इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज सेंस में कितना है, ये mg का लाइन ऑफ एक्शन इंटू ये दूरी L/2, mg इंटू L/2। तो d का वैल्यू पुट कर दिए, तो t इंटू 3L/5 इज इक्वल टू mg इंटू d/2, है ना, सॉरी L/2, mg इंटू L/2। तो दोनों तरफ से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से t आ गया 5mg/6, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग ऐसे, है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक और करते हैं, है ना, देखिए ज़रा, ये दीवार है। अब ये वाला क्वेश्चन अपने से ट्राई करिएगा, खुद से आंसर आना चाहिए आपका। ये रॉड है ऐसा, यहाँ से हिंज कर दिए इसको, इसके अबाउट ये रॉड घूम सकता है,
और धागा यहां से बांधे रॉड के परपेंडिकुलर, ऐसा ऐसा है ना, धागे से ऐसे बांध दिए। ये एंगल है 37। इस रॉड का मास है m, लेंथ है l। ठीक है, चलिए अब धागे में टेंशन बताना है। क्वेश्चन हो गया फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर सोल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए ज़रा क्या कर रहे हैं। तो इसमें टेंशन पहले कुछ T मान लिए, इसके अलावा यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg, फोर्सेस हो गए। अब टॉर्क लिखना है, तो ये mg क्लॉकवाइज सेंस में खींच रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 37 तो ये 37, ये 37 तो ये 37 है ना। ये है l/2, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया कितना, l/2 sin 37 हो गया। ये जो d है ये l/2 sin 37 हो गया। d इज इक्वल टू l/2 sin 37, मतलब कितना 3l/10। ठीक है, चलिए अब टॉर्क बैलेंस करने जा रहे हैं। तो ये t का लाइन ऑफ एक्शन है देखो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से O से, तो L है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो T इंटू L इज इक्वल टू mg इंटू ये डिस्टेंस, mg इंटू d, है ना। तो ये हो गया T इंटू L इज इक्वल टू mg इंटू 3l/10। तो यहाँ से L कैंसिल, T इज इक्वल टू आ गया 3mg/10। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये हुआ। आगे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाले क्वेश्चंस सीखने जा रहे हैं। देखो वो भी बड़ा इसी तरह आसान होता है, कुछ खास नहीं है उसमें। जैसे कि देखो ये कोई रॉड है, यहाँ से इसको हिंज कर दिए, इसके अबाउट ये घूम सकता है, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स है इधर, और इस रॉड का मास है m, लेंथ है l। t इक्वल टू 0 पे हॉरिजॉन्टल था ये रॉड, यहीं से छोड़े रेस्ट से। ठीक है, क्वेश्चन लिख दीजिए, इफ द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, rod is released from rest from the position shown in figure, then find its angular acceleration at this instant। इस समय पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, छोड़ते ही, है ना। तो यहीं से छोड़े, चलो। तो अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करने जा रहे हैं, तो पहले टॉर्क लिखा जाए, आई लिखा जाए तो अल्फा आ जाएगा। फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से mg है, इसी पॉइंट के अबाउट बात हो रही है। अब वापस उस पर आ गया, देखो पहले दिन से जो बात हो रही है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जब ये सब लिख रहे होंगे हम लोग, तो हिंज के अबाउट, अगर कोई हिंज्ड बॉडी है तो हिंज के अबाउट, फ्री है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हिंज्ड बॉडी है तो हिंज के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं। इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी लिखेंगे और आई भी लिखेंगे, और अल्फा भी इसी के अबाउट आएगा। हमको पता है कि ये ऐसे खींच रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लिए। चलिए तो टॉर्क लिखते हैं पहले। तो यहाँ हिंज ने जो फोर्सेस लगाए होंगे उनका तो कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि वो यहीं से पास कर रहा है, इसी का टॉर्क होगा बस। तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, तो mg इंटू l/2 टॉर्क हो गया, टॉर्क है mg इंटू l/2। अब I लिख रहे हैं इसके अबाउट, तो रॉड का इसके अबाउट I ml²/3, कैपिटल M है, हाँ दोनों में कैपिटल M। ये था mg l/2, ml²/3, ml²/3। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन यूज कर रहे हैं। अच्छा, जब F इक्वल टू ma यूज करते थे
तो बोलते थे कि जिधर ए है उधर के तरफ का नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही जिधर अल्फा माने हैं उसी सेंस में जो नेट टॉर्क है, अब क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा माने हैं तो क्लॉकवाइज सेंस में जो नेट टॉर्क होगा, अब यहाँ तो जैसे एक ही है mg, अगर कोई और भी होते फोर्सेस, मान लो ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ और भी फोर्सेस होते तो क्लॉकवाइज सेंस का नेट टॉर्क लिखना होता, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा माने हो ना, जिस सेंस में अल्फा माने हो उस सेंस का नेट टॉर्क कितना है। तो अब जैसे यहाँ होता और यहाँ भी मान लो कोई है F फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस क्लॉकवाइज सेंस का नेट टॉर्क कितना हुआ mg इंटू एल बाई टू प्लस एफ इंटू एल, अगर यहाँ F होता तो, नहीं सॉरी प्लस बोल दिया कि माइनस, माइनस होगा ना, अपोजिट सेंस है ना, तो mg इंटू एल बाई टू माइनस एफ इंटू एल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ये, क्लॉकवाइज सेंस का नेट टॉर्क लिखना है। और ये फोर्स अगर यहाँ ऐसे होता तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा होता तो माइनस में आता, तो mg इंटू एल बाई टू माइनस एफ इंटू एल लिखते नेट टॉर्क। चलिए खैर अभी तो यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, इसको हटा लेते हैं, यही नेट टॉर्क है ये वाला। अब पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया mg एल बाई टू, आई हो गया ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, तो एक m हटा लिए एक l हटा लिए, तो अल्फा हो गया 3g बाई 2l, ये हो गया इस समय का अल्फा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हुआ और आगे करते हैं। इसी क्वेश्चन में जब ये रॉड ऐसे घूमते घूमते हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल पर पहुंच चुका होगा, उस समय का इसका अल्फा कितना होगा। क्वेश्चन लिखा जाए, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से जब थीटा एंगल पे होगा रॉड, उस समय का अल्फा बताना है। चलिए हम यहां पे बनाते हैं फिर से। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और रॉड ऐसे हो चुका है थीटा एंगल पे, है ना। उस समय का अल्फा ऐसे ही होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो क्लॉकवाइज सेंस का नेट टॉर्क लिखना है इसी पॉइंट के अबाउट, जहां से हिंज के अबाउट सॉल्व करेंगे। तो mg यहां से सेंटर से नीचे की तरफ, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये l बाई टू कॉस थीटा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क कितना हो गया, नेट टॉर्क mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, है ना। ये टॉर्क हो गया। I लिख दें कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I O के अबाउट, तो एंड है वो तो, और इस एक्सिस ऐसे एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, तो ये एक्सिस है एंड से पास करने वाला रॉड के परपेंडिकुलर, तो ml स्क्वायर बाई 3 ये हो गया। और अल्फा बताना है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में पुट कर दिया जाए। टॉर्क हो गया mg एल बाई टू कॉस थीटा ml स्क्वायर बाई 3 अल्फा, m हटा लेंगे दोनों तरफ से, l हटा लेंगे एक, तो अल्फा आ गया 3g cos थीटा बाई 2l, है ना। चलिए तो इस तरीके से हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाले इक्वेशंस यूज करते हैं। इसको हटाते हैं हम। चलिए हम लोग अभी तक
प्योर रोटेटरी मोशन ही डिस्कस कर रहे थे, है ना। शुरू में बात हुई थी ना कि पहले प्योर रोटेटरी मोशन डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, कंबाइंड मोशन भी अपना स्टडी में ले आया जाए, है ना। कंबाइंड मोशन का भी थोड़ा स्टडी किया जाए। तो कंबाइंड मोशन में जैसे शुरू में बात हुई थी, क्या होता है, एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम भी रहा है और एक्सिस भी आगे जा रहा है, तो बोलते हैं कंबाइंड मोशन हो रहा है ना। तो कोई कंबाइंड मोशन जब हो रहा होता है, मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ये कोई डिस्क है, और ये डिस्क जो है ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, कुछ ओमेगा भी है, कुछ वी भी है। तो ऐसे में डिस्क के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनका वेलोसिटी कितना कितना होगा। अब जैसे इसका जो सेंटर है, इसका वेलोसिटी इतना है और सेंटर के अबाउट बॉडी घूम भी रहा है, तो इस डिस्क के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं इनका वेलोसिटी कितना कितना होगा, वो कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहला काम ये किया जाए। तो कंबाइंड मोशन पढ़ने का तरीका देखो ये है कि कंबाइंड मोशन को दो हिस्से में तोड़ के पढ़िए, उसका ट्रांसलेटरी पार्ट अलग पढ़िए और रोटेटरी पार्ट अलग पढ़िए, और फिर फाइनली दोनों को मिला के आंसर दीजिए। ऐसा कई जगह हम लोग फिजिक्स में करते हैं, है ना। प्रोजेक्टाइल में भी ऐसा कर रहे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन में बोलते थे ना, उसका एक्स वाला मोशन अलग डिस्कस करो, वाई वाला अलग, फाइनल आंसर देते वक्त दोनों मिला के आंसर दे दो। वैसे ही यहाँ पर भी करना है। इसका ट्रांसलेटरी पार्ट अलग, रोटेटरी पार्ट अलग करने जा रहे हैं। जब जिस समय सोच रहे होंगे इसका कि ट्रांसलेटरी मोशन सोचा जाए, तो उस समय एकदम दिमाग में नहीं आना चाहिए कि घूम भी रहा था, सिर्फ ट्रांसलेट करता तो हर पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता। और जिस समय इसका रोटेशन सोच रहे होंगे तो उस समय ये नहीं सोचेंगे कि आगे भी जा रहा है, प्योर रोटेशन करता तो हर पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता। और फिर फाइनली हर पॉइंट का नेट वेलोसिटी बताने के लिए दोनों तरीके से जो वेलोसिटी निकाले हैं उनका वेक्टर सम कर देंगे। देखो कैसे। पहले इसका ट्रांसलेटरी पार्ट, कि अगर यही डिस्क में रोटेशन वाला बात हटा दे, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा होता वी से, तो अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी कितना, सेंटर का तो वी है ही, हर पॉइंट का वेलोसिटी इतना ही होता। फिर ट्रांसलेशन में तो बॉडी के हर पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर सेम होता है, तो जितना इसका उतना सबका होगा। अब जैसे कि ये पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये और एक ये, है ना। ये इतने सारे 5 पॉइंट्स ले लिए, इन सबका वेलोसिटी पता करना है हमको। ये जो दूरी है यहाँ से कुछ दिया होगा, मान लो ये दूरी है कुछ स्मॉल r, है ना, इसका रेडियस है कैपिटल R, ये दूरी है स्मॉल r, और ये एंगल है यहाँ से कुछ थीटा ले रहे हैं मान लो, ठीक है। चलिए, तो सिर्फ ट्रांसलेशन अगर होता, रोटेशन भूल जाए एक समय, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होता, तो हर पॉइंट का वेलोसिटी इतना ही होता जितना सेंटर का है। तो ये v है तो ये भी, इसका भी v होता, इसका भी v होता, सबका v बना दें। और इस वाले पॉइंट का भी, जो कि यहां पर है, उसका भी v होता ना, r दूरी पे थीटा एंगल पे, सबका सेम होता। और इसका दूसरा हिस्सा है प्योर रोटेशन। अगर प्योर रोटेशन हो रहा होता, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा होता, आगे नहीं जा रहा है, सिर्फ एक ही जगह पे अगर ये घूम रहा होता, प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा होता, तो हर पॉइंट का सिर्फ ओमेगा होता, मतलब तो हर पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता। तो ये ओमेगा से घूम रहा है। प्योर रोटेशन में बॉडी के किसी पॉइंट का वेलोसिटी कैसे बताते हैं, आर ओमेगा, है ना, एक्सिस से उसका दूरी इंटू ओमेगा। तो जैसे ये वाला जो पॉइंट है, इसका वेलोसिटी, तो यहाँ से ये दूरी हो गया और ये इधर जा रहा होगा आर ओमेगा से। हर पॉइंट, बॉडी का हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन में स्पीड तो हमेशा आर ओमेगा, जितने रेडियस का सर्कल इंटू ओमेगा। ये आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है तो इसलिए आर ओमेगा। किधर की तरफ, टेंजेंट की तरफ, है ना, ऐसे घूम रहा है अगर ये, तो ये ऐसे जा रहा हो। उस तरह से ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसे जा रहा होगा, कितने से, तो आर ओमेगा से। ये वाला जो नीचे पॉइंट है वो इधर जा रहा होगा आर ओमेगा से, और ये जो पॉइंट है इधर वो ऐसे जा रहा होगा आर ओमेगा से, है ना।
अच्छा एक और बच गया, उसको भी बना दे। जो यहाँ पर पॉइंट था वो इस लाइन के टेंजेंट इधर सर्कल पे जा रहा होगा ना, ऐसे ऐसे सर्कल पे घूम रहा होगा, तो इधर जाएगा। स्मॉल आर दूरी था उसका सेंटर से, तो स्मॉल आर ओमेगा से जा रहा होगा, है ना। ये कैपिटल आर ओमेगा, ये स्मॉल आर ओमेगा। चलिए अच्छा, सिर्फ ट्रांसलेशन होता तो हर पॉइंट का वेलोसिटी बना दिए, सिर्फ रोटेशन हो रहा होता तो भी हर पॉइंट का वेलोसिटी कितना कितना था बना दिए। और अब कंबाइंड मोशन में ये दोनों हो रहा होता है, तो नेट वेलोसिटी कितना हो गया, ट्रांसलेशन की वजह से इतना, रोटेशन की वजह से इतना, तो टोटल वेलोसिटी इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी यहां लिखने जा रहे हैं कितना हो गया। तो v आगे की तरफ और आर ओमेगा भी आगे की तरफ, तो v प्लस आर ओमेगा, है कि नहीं। अब इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है इसका ट्रांसलेशन की वजह से इतना वेलोसिटी होना चाहिए आगे की तरफ, रोटेशन की वजह से इधर की तरफ होना चाहिए नीचे की तरफ इतना वेलोसिटी आर ओमेगा, है ना। तो इसका नेट वेलोसिटी कितना हुआ, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम करेंगे तो v और आर ओमेगा का वेक्टर सम, इसका नेट वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। उसी तरह से जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसकी बात करें, ट्रांसलेशन की वजह से आगे जा रहा होगा v से और रोटेशन की वजह से पीछे जा रहा होगा आर ओमेगा से, तो इसका नेट वेलोसिटी कितना हुआ, v माइनस आर ओमेगा, है ना। ये वाली की बात करें तो ट्रांसलेशन की वजह से आगे जा रहा होगा v से इधर, रोटेशन की वजह से बना हुआ है उधर, देखो ऐसा इधर की तरफ आर ओमेगा, तो इसका नेट वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ऐसा, ये चीज, है ना। और इसी तरह से अब इस पॉइंट का ट्रांसलेशन की वजह से v है इधर की तरफ, रोटेशन की वजह से इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसा आर ओमेगा, स्मॉल आर ओमेगा ना, क्योंकि स्मॉल आर दूरी पे है ये, और इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब कि पैरेललोग्राम बनाए तो ऐसा ये होगा रिजल्टेंट, इसको यहां से हटा लें, हाँ ये होगा ना रिजल्टेंट इन दोनों का। कितना होगा, देखो ये एंगल थीटा है, ये हटाते पहले, ये एंगल थीटा है, तो यहां से एक ऐसे लाइन बना देते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो उसके बगल में ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ये थीटा है तो ये अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल है इन दोनों के बीच का एंगल वो 90 माइनस थीटा होगा। तो एंगल पता चल गया। अब दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट लिखना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था ना, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2v आर ओमेगा कॉस ऑफ दिस एंगल 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा हो जाएगा वो। तो ऐसे करके वेलोसिटीज लिखते हैं, हर पॉइंट का वेलोसिटी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अच्छा, ये तो बात हुई वेलोसिटी कैसे लिखा जाता है। अब एक बात और इसमें बताते हैं, एनर्जी कैसे लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड मोशन में। ये जैसे ये बॉडी है कंबाइंड मोशन कर रहा है, v से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है तो भी ऐसे ही सोचेंगे। सिर्फ ट्रांसलेशन होता तो काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होता, हाफ mv स्क्वायर। सिर्फ प्योर रोटेशन कर रहा होता तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसके अबाउट आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोटेशन में तो ऐसे लिखेंगे, और दोनों हो रहा है इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी बॉडी का कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कंबाइंड मोशन में काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, हाफ मास पूरे बॉडी का, है ना, और VCM स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, उसी पॉइंट के अबाउट आई लिखेंगे, ऐसा एक्सेस
हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ऐसे काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा। हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, इसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा जो दिया है ना, इसी एक्सिस के अबाउट आई लिखा जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये बात हुई कि हर पॉइंट का वेलोसिटी कैसे लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी पूरे बॉडी का कैसे लिखेंगे, तो ये सीखे हम लोग। चलिए अच्छा, कंबाइंड मोशन में और बातें हम लोग करेंगे, फिलहाल अभी आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सीखा जाएगा।